हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। तो मौलिक अधिकार क्या होते हैं, इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं, मौलिक अधिकार हमारे आर्टिकल में कैसे इंक्लूड हुआ, ये सब। ठीक है। भारतीय संविधान के तृतीय भाग में 3 भाग, फर्स्ट में मुझे याद नहीं है, अभी याद नहीं आ रहा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ठीक है, इसको मैं डिटेल्स में आगे मैं बता दूंगी। तो मैं इतना इसमें बता देती हूँ। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के तृतीय भाग में आता है, तृतीय अनुसूची में आता है। नागरिकों के मौलिक अधिकार की विस्तृत व्याख्या की गई है उसके अंदर। जो तृतीय भाग है मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है इसके अंदर। यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। हाँ, मौलिक अधिकार हमारे अमेरिका के संविधान से ली गई है। मौलिक अधिकार बेसिकली इसमें बताया क्या है, इसमें नैतिक हो गया, हमारे पर्सनल, भौतिक एंड आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक है। यानी मौलिक अधिकार स्पेशल लोगों के लिए पर्सनल, जैसे कि अब मेरे खुद के पर्सनल है तो मैं अब मेरे पास कौन कौन से राइट्स हैं, कोई मुझे रोक नहीं सकता। अपने नैतिक में अपने पर्सनल लाइफ के लिए मैं कुछ अपने डिसीजन ले सकती हूँ, कोई रोक नहीं सकता। आध्यात्मिक विकास के लिए तो हम जीवन जीने के लिए हमारे लिए जो जो आवश्यकता होती है वो मौलिक अधिकार होते हैं। जिस प्रकार जीवन जीने के लिए जल आवश्यक, उसी प्रकार व्यक्तित्व विकास के लिए भी मौलिक अधिकार आवश्यक है। यस, तो जीवन जीने के लिए जैसे कि जल की आवश्यकता होती है, वैसे ही मौलिक अधिकार हमारे लिए, हम इंसानों के लिए एक जल की ही भांति है ये। ठीक है, तो इसको 6 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे आप देखिए मौलिक अधिकार के टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फर्स्ट इज आर्टिकल समानता का अधिकार, इक्वलिटी, समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 to 18, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक इसमें समानता का अधिकार बताया गया, इक्वालिटी का राइट्स बताया गया, राइट्स ऑफ इक्वालिटी। एंड सेकेंड इज स्वतंत्रता का अधिकार, इंडिपेंडेंस, तो ये आर्टिकल 19 से 22 में बताया गया है। सबको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, अभी जस्ट मैं बता देती हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि वीडियो लंबी है, आप बोर हो जाओ। तो ठीक है, बाकी अगर आप अच्छे से एक्सप्लेनेशन चाहते हो, इसकी PDF चाहते हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट ज़रूर करना। थर्ड है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह आर्टिकल 23 एंड 24 में बताया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 to 28 में बताया गया है। संस्कृति और शिक्षा से संबंध अधिकार आर्टिकल 29 to 30 में बताया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 to 35 में बताया गया है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत यह बताया है कि वे सब कानून जो संविधान के शुरू होने से पहले भारत में लागू हुए थे, उनके वे अंश लागू रह जाएंगे जो संविधान के अनुकूल हो, अर्थात उनसे मेल खाते हो। यह भी कहा गया है कि राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता इसमें मौलिक अधिकारों पर आघात हो। राज्य शब्द से तात्पर्य होता है संघ राज्य, संघ सरकार, राज्य सरकार दोनों। ठीक है, तो इसमें बस इस पैराग्राफ में ये बताया गया है जो मौलिक अधिकार है, कोई भी कानून अगर बनाया जाता है, नया बनाया ठीक है, बट अगर मौलिक अधिकार पे, मौलिक राइट्स पे, अगर ये फंडामेंटल राइट्स पे अगर इम्पैक्ट पड़ता है तो वो उसे सरकार उसे लागू होने नहीं देगी। ठीक है, फर्स्ट है आपका राइट्स टू इक्वालिटी। अब देखो इसमें से क्या बताया गया है, इक्वालिटी होना चाहिए सभी लोगों में, किसी भी चीज़ को लेके भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखो इसके अनुसार राज्य की तरफ से धर्म, जाति, वर्ण, लिंग के आधार पर नागरिक में जो कोई भेदभाव होता है वो नहीं हो सकता, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, वैसे तो लोग इतना खुद ही समझदार हो गए हैं तो ये आर्टिकल लोग फॉलो करते हैं, बाकी कहीं फॉलो नहीं किया जा रहा, तो ये रूल्स उन्हें याद दिला देना। राज्य की दृष्टि से सभी नागरिकों को समान माना गया। यस, सरकार कभी भेदभाव नहीं कर सकती इस चीज़ को लेके, अगर भेदभाव करती है तो आप ये मौलिक राइट्स, फंडामेंटल राइट्स उन्हें बता सकते हैं। अब जाति को लेके किया जाता है, ये स्त्री है, पुरुष है, उसको लेके किया जाता है, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कानून के समक्ष समानता आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 से हमारे फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट होते हैं, तो प्लीज़ एक एक आर्टिकल्स अच्छे से याद रख लेना साथ में। यह ब्रिटिश विधि से लिया गया है, इसका अर्थ है कि राज्य पर बंधन लगाए। सोचो ये आर्टिकल हमने ब्रिटिश से लिया है, अमेरिका से, तो हमें जो हम इंडियन हिंदुस्तानी है,
तो हमने दूसरों से वो भी ब्रिटिश से लिया है, तो थोड़ा सा लगता है अजीब, बट कोई नहीं। यह ब्रिटिश विधि से लिया गया। इसका अर्थ है कि राज्य पर बंधन लगाया जाता है, वह सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा, उसे एक समान रूप से लागू करेगा। धर्म, जाति, लिंग, जन्म के स्थान पर भेदभाव करते हैं, वो आर्टिकल 15 में एक्सप्लेन किया गया है, ये चीज़ नहीं कर सकते। आर्टिकल 14 में लिंग उसके आधार पे ये सभी इक्वल है। सेकंड आर्टिकल 14 बता दिए मैं। आर्टिकल 15 में धर्म, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव किया जाता है, ये वहाँ के हैं तो उनके साथ भेदभाव किया जाता है, ये इसको हम अपने साथ में नहीं रखेंगे, वो नहीं करना चाहिए। लोक नियोजन के विषम अवसर की समानता आर्टिकल 16 में बताया गया है। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का पर निषेध। निषेध का मतलब होता है मना। तो छुआछूत यानी छूने वाले उस पर करते हैं, छुआछूत जो कह सकते हो, वो आर्टिकल 17 में बताया गया, ये नहीं कर सकते। उपाधियों का निषेध, ये मना आर्टिकल 18 में कहा गया है। राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम मौलिक राइट्स में, सॉरी हिंदी इंग्लिश मिक्स कर रही हूँ, फंडामेंटल राइट्स में अब हमारा आता है राइट टू फ्रीडम। हमें क्या क्या फ्रीडम मिली हुई है हमारे कानून के अकॉर्डिंग। प्रजातंत्र में स्वतंत्रता को ही जीवन कहा गया है। नागरिकों के उत्कर्ष और उत्थान के लिए ये आवश्यक है। वैसे सच को बहुत ज़रूरी चीज़ है, अगर ये राइट्स ना होते तो समझ लो कि इंसान एक दूसरे के लिए जानवर बन जाते हैं। वैसे इंसान वो जानवरों से ज़्यादा भयंकर जानवर तो इंसान खुद है, बट अगर राइट्स ना होते ना तो पता नहीं सच में जानवर ही दिखते वो, ऐसे ही होते। बट चलो बहुत अच्छी बात है, हमारे राइट्स हमारे लिए काम आते हैं। प्रजातंत्र में स्वतंत्रता को ही जीवन कहा गया है। नागरिकों के उत्कर्ष और उत्थान के लिए आवश्यक है कि उन्हें लेखन, भाषण, अपने भाव व्यक्त करने के लिए स्वतंत्रता दी जाए। उन्हें कम से कम राज्य सरकार द्वारा यह आश्वासन दिया जाए कि उनके दैनिक स्वतंत्रता का आकरण अपहरण नहीं किया जाएगा। यस, ये आर्टिकल्स अब देखो यहाँ पे भाषण और भाव व्यक्ति का स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में बताया गया। ये इसमें जैसे कि बोलने की स्वतंत्रता, आप कहीं भी किसी भी भीड़ में या कहीं भी आप अपनी बात कहीं रखना चाहते हैं किसी भी टॉपिक पे, जैसे यूट्यूब पे ही सब वीडियो बना रहे हैं, जैसे कि मैं अपनी बात मैं चाहूँ तो पर्सनल लाइफ की या कुछ भी जो मुझे सरकार जो कानून को लेके ही मुझे बुरी लग रही है, जो न्यूज़ में चल रही है मुझे बुरी लग रही है, मैं उसको बोल सकती हूँ आर्टिकल 19(a) के तहत। ठीक है, दिया हमारा राइट है, कोई ये नहीं बोल सकता इसने क्यों बोला। ठीक है, नेक्स्ट आपका आर्टिकल 19(b) में है शांतिपूर्वक निशस्त्र एकत्र होने की स्वतंत्रता है हमें। संघ या समुदाय या परिषद निर्मित करने की स्वतंत्रता है हमें आर्टिकल 19(c) के तहत। राज्य किसी भी कोने में निर्विरोध घूमने की स्वतंत्रता है, कहीं भी आप घूम सकते हो। आर्टिकल 9 निर्विरोध कहा गया है, विरोध करने वाला नहीं, निर्विरोध। इन्होंने बहुत अच्छी सी लाइन स्पेशली कही गई है। अब यहाँ पे संघ या समुदाय, इसको नेगेटिव वे में चलोगे तो ये चीज़ नहीं, ये स्वतंत्रता हमें नई सरकार नहीं देती है। हमारा कानून हमें संघ बनाने की, समुदाय बनाने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन उसे नेगेटिव वे में नहीं कि हाँ मार काट करने के लिए, वो चीज़ नहीं है। सेकंड में अब आर्टिकल 19(b) में देख रहे हो, इन्हें शांतिपूर्वक निशस्त्र शस्त्र के साथ नहीं, निशस्त्र एकत्र होने की स्वतंत्रता दी गई है। तो आर्टिकल में बहुत अच्छे से लाइन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो बहुत लोग ये नहीं कि आर्टिकल को गलत पढ़ ले और फिर वो करने लग जाए, फॉलो करने लगते नहीं। इसलिए स्पेशली एक लाइन एंड एक्सप्लेन किया, निशस्त्र आर्टिकल 19(b) में कहा गया है। संघ या समुदाय बना सकते हैं, आर्टिकल 19(c) में कहा गया है। निर्विरोध घूमने की स्वतंत्रता है, आर्टिकल 19(d) में कहा गया है। किसी भी तरह की आजीविका के चयन करने की स्वतंत्रता है, खाने पीने के लिए कुछ भी चीज़, 19(d) में। अपराधों के लिए दोष विधि के विषय में संरक्षण, आर्टिकल 20 में कहा गया है। प्राण और शारीरिक स्वाधीनता का संरक्षण, आर्टिकल 21 में। बंदीकरण और निरोध में संरक्षण, आर्टिकल 22 में। राज्य को यह अधिकार है कि वे किसी व्यक्ति की इन स्वतंत्रता पर नियंत्रण करें यदि वह यह समझे कि इनके प्रयोग से समाज को सामूहिक तौर पर हानि होती है।
यस, अगर उन्हें लगता है कि समाज को हानि हो रही है तो सरकार चाहे तो उसे रोक भी सकती है। ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जैसे शोषण के विरुद्ध अधिकार में सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसमें ये लिया जाता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे होते हैं, उनको कारखाने में काम करवाया जाए या फिर ऐसे जगह काम करवाया जाए जहाँ उनको नुकसान हानि पहुँच सकती है, तो वो चीज़ अलाउड नहीं है। ठीक है। मनुष्य कहीं भी कुछ सामान खरीद सकता है, बेच सकता है, इन सब की परमिशन है, तो ये चीज़ को बताइए। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें आर्टिकल आ जाता है आपका 25, 26, 27, 28। इस आर्टिकल के तहत आप अपने धर्म को लेकर प्रचार कर सकते हो, उस पर आप मना नहीं है। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल अभी जो करंट में चल रहा है, बाबा बागेश्वर, उनका नाम नहीं याद, धीरेंद्र बाबा जी। ठीक है। तो वो अपने धर्म को लेकर अगर प्रचार कर रहे हैं तो गलत नहीं है, वो कर सकते हैं। ये आर्टिकल 25, 26, 27, 28 में है। उनको राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कर सकते हैं कोई, बट हाँ किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, किसी भी धर्म को लेके कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, तो कोई भी कर सकता है। हम भी चाहे हम अपने धर्म को लेके हम भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोई वो नहीं है, कोई बोल सकता है। ये आर्टिकल इसका यूज़ कर रहे हैं 25, 26, 27, 28 में। संस्कृति और शिक्षा से संबद्ध अधिकार, संविधान द्वारा भारतीय जनता की संस्कृति को बचाने का भी प्रयास किया गया। अल्पसंख्यकों की शिक्षा और संस्कृति से संबद्ध हितों की रक्षा की व्यवस्था की गई है। यह बताया गया नागरिकों किसी भी समूह को जो भारत या उसके किसी भाग में रहता है अपना भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित करने का अधिकार है। अपनी भाषा को अब जैसे कि अगर हम कहीं और रहने आए हैं दूसरे देश नहीं कह सकती, हाँ देश, अब स्टेट से जो भी हो, हम अपनी लैंग्वेज बोल सकते हैं, नहीं कि अब यहाँ आ गए हम अपनी लैंग्वेज नहीं बोल सकते, अपनी लैंग्वेज को धीरे धीरे ख़त्म कर देंगे, वो चीज़ नहीं होता। ठीक है। और धर्म के आधार पर किसी भी इंसान को शिक्षण संस्थान में नाम लिखवाने से रोका नहीं जा सकता। सबसे इम्पॉर्टेंट इस आर्टिकल का मेन हेडिंग यही है कि धर्म के आधार पर किसी भी इंसान को शिक्षण संस्थान में नाम लिखवाने से रोका नहीं जा सकता। अगर मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ तो मैं किसी हिंदू कॉलेज में जा सकती, तो ये चीज़ जो हिंदू मुसलमान का ज़्यादा एग्जाम्पल लिया जाता है, तो वो हम नहीं कर सकते। जिसको जहाँ पढ़ना चाहे, पढ़ाई के वक्त एजुकेशनल टाइम पे रोका नहीं जा सकता। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को अतिक्रमण से बचाने की व्यवस्था की गई। संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय को किसको मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय से प्रार्थना करने का अधिकार प्राप्त है। तो ये 2 लाइनें बहुत अच्छी से इन्होंने एक्सप्लेन करके बताई गई है, तो प्लीज़ बहुत सारी मैं काफ़ी इंपॉर्टेंस बता रही, तो प्लीज़ ध्यान रखना। डॉक्टर अम्बेडकर ने बताया कि मौलिक अधिकार उल्लेखित करने का उद्देश्य एक तो यह है कि हर व्यक्ति इन अधिकारों का दावा कर सके कि ये इस पे जो अधिकार हमें मिले इसमें मैं दावा कर सकती हूँ कि आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग मैं बोल सकती हूँ, कहीं भी मैं अपनी दिल की बातें कहीं बोल सकती हूँ। और दूसरा यह है कि हर अधिकारी इसे मानने के लिए वश भी हो। यस, ठीक है। अब मौलिक अधिकारों का निलंबन, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब हम किस किस वक्त पर मौलिक अधिकारों को सरकार स्थगित कर सकती है, हटा सकती है, किस सिचुएशन में? संविधान में संशोधन करने का अधिकार भारतीय संसद को। यस, सिर्फ भारतीय संसद ही इसे कोई संशोधन कर सकती है, कुछ भी डिसीजन ले सकती है। वह संविधान में संशोधन पर मौलिक अधिकारों को स्थगित या सीमित कर सकती है। स्थगित भी कर सकती है, सीमित भी कर सकती है कि कितना कौन कौन से ऐसे सिचुएशन में सीमित करनी चाहिए, कौन कौन से आर्टिकल को रोक सकते हैं। भारतीय संविधान में इस उद्देश्य से बहुत से संशोधन किए जा चुके हैं। इसके लिए संसद को राज्य के विधान मंडलों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। ऐसे सिचुएशन में विधान मंडल या किसी की भी आवश्यकता की ज़रूरत नहीं है। अगर भारतीय संसद चाहे तो उस टाइम पे ऐसे सिचुएशन में कोई भी ऐसी इमरजेंसी आ जाती है तो वो उसमें रोक सकती है, स्थगित कर सकती है, ये सीमित कर सकती है। संकटकालीन अवस्था की घोषणा पर बहुत
अधिकार बहुत ही सीमित हो जाते हैं। यस, अगर इमरजेंसीज आने लग जाती है तो बहुत सारे अधिकार को सीमित कर दिया जाता है, जैसे घूमने की स्वतंत्रता। कुछ इमरजेंसी आ गई तो उस टाइम पे लोगों को घर से बाहर निकलना बंद की जाती है। इमरजेंसी आने पे या कुछ अफवाह ज़्यादा फैल रहे हैं जो सरकार को हमारे कानून को इफ़ेक्ट कर सकता है, तो उसके लिए बोलने की स्वतंत्रता जो हमारे पास है आर्टिकल 19A की, वो स्थगित की जा सकती है। कि लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा बात फैलाने लग जाते हैं तो देखते हो कि इंटरनेट सेवा बंद हो जाती है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें जो आप रियल लाइफ में खुद भी यूज़ कर सकते हो। आर्टिकल 19A वो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं सभी। ठीक है, जब इमरजेंसीज आती है। संविधान के अनुसार स्वतंत्रता के अधिकार व्यक्तित्व अधिकार कई परिस्थितियों में सीमित किए जा सकते हैं, जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, सुव्यवस्था, राज्य की सुरक्षा, नैतिकता, साधारण जनता के हित में या अनुसूचित जातियों की रक्षा इत्यादि के हित में राज्य इन स्वतंत्रताओं पर युक्ति संगत प्रतिबंध लगा सकता है। जिस क्षेत्र में सैनिक कानून लागू हो उस क्षेत्र में उस समय अधिकारियों द्वारा मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण या स्थगन हो सकता है। ठीक है, जो मौलिक अधिकार मिले हैं जिस क्षेत्र में सैनिक कानून अगर लागू हो जाए तो उस टाइम पे ये सब तो आप लोगों ने सब में जानते ही हैं। ये जब कोविड के टाइम पे हम लोगों ने सबने बहुत अलग अलग आर्टिकल्स एक तरह से फेस कर लिए, देख लिए, समझ लिए। ठीक है, तो इमरजेंसी के टाइम भी आप लोगों ने देख ही लिया है। तो इमरजेंसी वो नहीं कि इंदिरा गांधी के टाइम वाली इमरजेंसी, वो नहीं, बट काफ़ी हद तक हम लोगों ने फेस कर ही लिया है। संविधान में यह कहा गया है कि सशस्त्र सेनाओं या अन्य सेनाओं के सदस्यों के मामले में संसद मौलिक अधिकारों को सीमित या प्रतिबंधित कर सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व को लेकर डिफेंस बताया गया, जो मैं आज नहीं बताऊंगी, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर मैं कुछ बोलने में गलती करूँ तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी एंड थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।